हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर कर रहे होंगे। पीछे हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं हिस्ट्री में, तो उस सीरीज़ में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कर रहे थे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 कर रहे थे, जिसमें दो क्लासेज इससे पहले हो चुकी हैं, जिसमें से पहली क्लास जो थी वो रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारणों पर थी। कौन कौन से कारण उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे 1857 के रिवॉल्यूशन के लिए। उसके बाद दूसरा था कि उस पर क्या क्या इवेंट्स हुए थे, कौन कौन से घटनाक्रम रहे थे, क्या क्या कहाँ कहाँ पर रिवोल्ट हुआ था, किसने किसने लीडरशिप किया था, क्या क्या घटनाएं हुई थी, उस बारे में था। और आज का सेशन जो है, आज का क्लास जो है वो इस बात पे है कि उसका रिजल्ट क्या आया, आउटकम क्या आया रिवोल्ट का। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें कि उसका तात्कालिक प्रभाव क्या रहा। तात्कालिक प्रभाव से मतलब है यहाँ पर कि अगर हम कोई भी क्रिया प्रारंभ करते हैं, ख़ास तौर से सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, तो एक हमारे पास लक्ष्य होता है। जैसे 1857 का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो एक टारगेट लेके स्टार्ट हुआ। हालांकि वो वैसे स्टार्टअप नहीं हुआ जैसे प्लान करके स्टार्ट किया जाता है कि हमारा ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी निर्धारित नहीं हुआ था और ऐसी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी एक कॉमन इंटेंशन को स्टडी करने से, जो विद्रोही हैं उनकी बातों का अध्ययन करने से आपको ये समझ में आएगा कि 1857 का रिवॉल्यूशन अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए किया गया था। जो विद्रोही थे वो फिर से अपनी सत्ता स्थापित करने का संघर्ष कर रहे थे। जहाँ जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए सफल हुए वहाँ पर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। तो वो जो परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा था, क्या उस परिवर्तन में विद्रोही सफल हो पाए? देयर आंसर विल बी नो, कि नहीं, वो सफल नहीं हो पाए। तो अगर नहीं सफल हो पाए तो विद्रोह कैसा रहा? विद्रोह असफल रहा। तो हम तात्कालिक लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से हम इसको असफल कह सकते हैं। असफल इस आधार पे कह सकते हैं कि ये तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन अगर हम ये माने कि इस तरह की सामाजिक राजनैतिक क्रांतियाँ तात्कालिक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि दीर्घकालिक उद्देश्य के साथ काम करती हैं, उनके और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। और इस तरह की जो भी परिवर्तन के प्रयास होते हैं वो अचानक से सफल नहीं हो पाते हैं और दुनिया में कहीं भी सफल नहीं हुए हैं। तो जो परिवर्तन का प्रयास 1857 की क्रांति ने किया था, उसमें जैसे कि हम लोगों ने एक मोटी बात की, अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का प्रयास किया था। तो अंग्रेज़ों को बाहर निकालने में भले ही सफल नहीं हुए, लेकिन अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया चलाई गई उसका ये पहला कदम आप मान सकते हैं। और ये मान सकते हैं कि हाँ, इस प्रक्रिया ने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने की क्रिया को गति दी। इसने एक इनिशिएटिव दिया जहाँ से फिर लोग आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा सके और जुड़ सके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। पूरे 1947 तक, मतलब कि अंग्रेज़ों को भारत से चले जाने तक ये माना जाता रहा कि 1857 का रिवॉल्यूशन जो है वो आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा की कहानी है और वो फिर आगे के आंदोलनों को किसी न किसी तरह से प्रेरित करती रही। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें कि भाई सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है बल्कि वो एक लंबे संघर्ष का परिणाम होता है। तो अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि 1857 की क्रांति अपने कई उद्देश्यों में सफल रही। ये आगे आंदोलन को संगठित करने में सफल रही, राष्ट्रीय एकता निर्मित करने में सफल रही, अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप करने में सफल रही। तो बहुत सारी इसकी सफलताएं रहीं जिनको हम आगे कंसीडर कर सकते हैं कि इस तरह से इसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित की। तो हम ऐसे तो बोल सकते हैं इस बात को। लेकिन अगर हम देखें कि क्या क्या परिणाम रहे, ये सफलता असफलता के तराजू को हम किनारे रख दें और देखें कि भाई इसके क्या क्या परिणाम आए, भारतीय व्यवस्था पर उसके क्या क्या प्रभाव हमें दिखाई दिए, आगे अंग्रेज़ों ने अपने शासन में किन नीतियों में क्या क्या परिवर्तन किया, उन्होंने 1857 के विद्रोह से क्या सीखा, हमने 1857 के विद्रोह से क्या सीखा। अगर इसकी पड़ताल हम करें तो हमें कुछ बातें समझ में आती हैं इस तरह से, जो आपके सामने यहाँ पर
दिखाने का प्रयास किया गया है। इनमें से एक एक पर हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ। 1857 के विद्रोह के पश्चात सत्ता का हस्तांतरण हुआ, और सत्ता का ये हस्तांतरण कैसे हुआ? कंपनी से शासन कहाँ चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पक्ष में चला गया। इससे पहले 1858 से पहले भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो कि 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में 1857 की क्रांति ने अंग्रेजी सरकार की उस मंशा को पूरा कर दिया जो उसने पीछे 20-50 सालों से पाल रखी थी। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि 1857 का विद्रोह हुआ इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से कहा कि भाई तुम शासन अच्छा नहीं कर रहे हो इसलिए तुम हटो, अब मैं शासन करूंगा और बेहतर शासन करूंगा। ये आप कतई ना समझें, बल्कि आप इसको इस तरह से समझें कि ब्रिटिश क्राउन बहुत लंबे समय से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर भारत का शासन अपने हाथ में लेना चाहता था, और ये वो तब से चाह रहा है जब से यूएसए उसके झोली से बाहर चला गया है, अमेरिका उसकी झोली से बाहर चला गया है। तो वो ये चाह रहा है कि भारत का शासन हमारे हाथ में आ जाए। इस बीच में रिवोल्ट ऑफ 1857 ने वो भूमिका तैयार कर दी, वो जगह दे दी जिसके आधार पे अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके उसको ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया भारत को, या ब्रिटिश क्राउनशिप के अधीन कर लिया भारत को। बेंजामिन डिज़रायली का स्टेटमेंट है कि ऐसी क्रांतियां चर्बी वाले कारतूसों से नहीं होती हैं, बल्कि ऐसी क्रांतियों के पीछे लंबे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण होते हैं। तो जो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक कारण थे इसमें कोई इफ बट नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा या ब्रिटिश क्राउनशिप के द्वारा भारत की सत्ता से ईस्ट इंडिया कंपनी को बेदखल कर देने का जो कार्य किया गया, उसमें आप बहुत ज़्यादा वेलफेयर का पॉइंट नहीं ढूंढ सकते हैं कि वो एक्चुअल में इंडियंस के वेलफेयर के लिए लाया गया था। ऐसा आप मत सोचिए। वो एक्चुअल में किसके लिए लाया गया था? एक्चुअल में इसलिए लाया गया था कि ब्रिटिश क्राउन पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर अपना प्रभुत्व यहाँ बनाना चाह रहा था। 1857 की क्रांति ने उसको ऐसा करने का अवसर दे दिया। ऐसा करने के लिए इन्होंने किया क्या? ऐसा करने के लिए इन्होंने एक अधिनियम पास किया। अगर आप 1858 के भारत शासन अधिनियम से पहले के अधिनियमों का अध्ययन करें, जैसे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को स्टडी करें, 1793 के चार्टर एक्ट को स्टडी करें, तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे करके ब्रिटिश क्राउन भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा है। 1858 के शासन अधिनियम के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन कुछ इस प्रकार से थे कि 1857 तक अप टू 1857 व्यवस्था जो थी वो आफ्टर 1857 चेंज हो गई। क्या क्या चेंजेज आए आप उसको समझिए। 1857 तक क्या व्यवस्था थी? भारत में दो संस्थाएं काम, भारत में क्या है, लंदन में दोनों संस्थाएं काम करती थीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो व्यापार के मामलों की देखरेख करता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो युद्ध और संधि संबंधी मामलों की देखरेख करता था। भारत में साम्राज्य विस्तार के मामलों की देख करता था, भारत में व्यापार के मामलों की देखरेख करता था। इनके नीचे भारत में इनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत में एक गवर्नर जनरल होता था, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी जोड़ दी गई थी। अकॉर्डिंग टू द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी गवर्नर जनरल के साथ जोड़ दी गई थी। नाम था इस पद का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, फिर ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया 1833 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, और गवर्नर जनरल प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाकर यहाँ भारत में शासन करती थी, और प्रांतों में गवर्नर्स नियुक्त किए जाते थे, और इन गवर्नर्स के साथ भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जुड़ी हुई होती थी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए नीचे सफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी डेवलप की गई थी। धीरे धीरे करके भारत में ये एक ढांचा विकसित कर लिया गया था।
आफ्टर 1857 क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिकेम डिजॉल्व्ड, इनको ख़त्म कर दिया गया और इनकी जगह पर क्या बना दिया गया, इनकी जगह पर एक पद बना दिया गया जिसका नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। आप वीडियो को जूम करके 2 बार सुन लीजिएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, या इसे भारत सचिव भी कहा जाता था, भारत सचिव कहा जाता था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भंग करके इसकी एक 15 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई। और ये जो काउंसिल थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, इन दोनों को मिला के भारत परिषद निर्मित की गई थी। इसको भारत परिषद कहा जाता था। तो भारत परिषद में एक तो भारत का मंत्री होता था जिसे भारत सचिव कहा जा रहा है, ये जो है कैबिनेट का मंत्री होता था, कैबिनेट का एक मेंबर होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था। ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर जैसे वो मंत्री होता था, भारत के मामलों का मंत्री था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई थी जिसे भारत परिषद कहा जाता था। इस 15 में से 8 सदस्य जो होते थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होते थे और 7 सदस्य जो होते थे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के में से चुने जाते थे। और इन 15 में से 9 लोगों को भारत में कम से कम 10 वर्षों तक रहने का अनुभव होना चाहिए। ऐसे लोगों से मिलकर ये काउंसिल बनती थी जिसे काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये चेंज किया गया कहाँ पर, लंदन में। भारत में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए प्रशासन में। भारत में चेंजेस क्या किए गए, ये गवर्नर के पद का नाम बदल के पहले तो क्या कर दिया गया, वाइस रॉय कर दिया गया। इट विल बी द वाइस ऑफ, द पोस्ट विल बी द वाइस ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, वाइस रॉय। मतलब कि उपराजा है ये, राजा को, क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा ना। अब शासन किसके हाथ में आ गया है, क्राउन के हाथ में आ गया है, तो क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई इसे हम वाइस रॉय कहेंगे। और वाइस रॉय के साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जैसा पहले से चली आ रही थी वो टू बी कंटिन्यूड रहेगी। तो यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी आ गई और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके नीचे के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जैसा 1857 से पहले की व्यवस्था थी वैसा ही चलता रहा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वास्तव में कोई परिवर्तन किया नहीं गया, बस इनको हटा के इनको ले आया गया, तो कोई चेंज नहीं किया गया, वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि 1857 का विद्रोह 1858 का भारत शासन अधिनियम वास्तव में कागज पे लाया गया था, रियल में उसका कोई भूमिका भारत के प्रशासन को सुधारने में नहीं रही, वो केवल दिखावटी रहा। तो ये परिवर्तन किया गया, इस तरह से सत्ता हस्तांतरित हुई कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के बीच। तो सबसे पहला परिणाम जो आया 1857 के विद्रोह का वो ये था कि 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउनशिप का शासन लागू कर दिया गया। और उसको लागू करने के लिए एक कानून पास किया गया जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा जाता है। 1858 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या चेंजेज लाए गए वो आपने देखा, आपने समझा। अब अगले मुद्दे पे हम आते हैं। अगले मुद्दे पे ये बात है कि राजाओं की प्रति जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति थी वो थोड़ा अलग थी और जो ब्रिटिश क्राउन की पॉलिसी थी राजाओं के प्रति वो थोड़ा अलग थी। ब्रिटिश क्राउन ये समझता था कि उसे अपने शासन को चलाए रखने के लिए एक मीडिएटर, एक इंटरमीडियरी चाहिए। और उन्होंने, आप देखिएगा कि 1857 के बाद अपनी पॉलिसीज को इस तरह से परिवर्तित किया कि लगभग सभी समूहों में एक इंटरमीडियरी समूह खड़ा कर लिया। चाहे वो आप देखिएगा कि आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो आप देखिएगा कि सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आप देखिएगा कि प्रशासन का क्षेत्र हो, उन्होंने एक ऐसा इंटरमीडियरी ग्रुप खड़ा कर लिया जो अपने इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिश रूल को बनाए रखने के लिए पक्ष लेगा कि वो हमारी स्थिति तब तक अच्छी बनी हुई है जब तक कि ब्रिटिश रूल इंडिया में बना हुआ है। तो ब्रिटिश रूल ने बड़ी चालाकी से इस काम को किया, तो मध्यस्थ बनाए रखने पर बल दिया और उसके लिए ये सोचा कि हमें भारत के राजाओं की स्थिति को वैसे ही बनाए रखना है
जैसे उनकी स्थिति पहले से थी, लेकिन कैसे बनाए रखना है, उनको ब्रिटिश सर्वोच्चता के सिद्धांत को मानना होगा। मतलब ये मानना होगा कि भारत के राजा वही हैं जो ब्रिटेन के राजा हैं, इनको भी ब्रिटिश क्राउनशिप के अंदर अपने आप को मानना पड़ेगा। और हम अब आगे क्या करेंगे, हड़प नीति को समाप्त कर देंगे। तो कंपनी क्या करेगी, ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि एक मध्यस्थ समूह प्रशासन के क्षेत्र में खड़ा करने का प्रयास किया, राजनीति के क्षेत्र में एक मध्यस्थ समूह खड़ा करने का प्रयास किया। और वो मध्यस्थ समूह कौन निकला, राजा था। और उसको कहा कि आप ब्रिटिश सर्वोच्चता को मान लीजिए, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को स्वीकार कर लीजिए, और अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी यू विल बी द फ्री टू रूल, टू इंजॉय योर एरिया, योर रिजीम, योर स्टेट। तो कैसे करेंगे, यू विल बी फ्री टू इंजॉय। तो आप बिल्कुल फ्री होंगे, आप पूरा एक्सरसाइज करिए, जैसा भी आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहते हैं उस तरह से आप चलाइए, लेकिन किसके अधीन रहते हुए, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को स्वीकार करते हुए। तो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी का थियरी डेवलप किया गया, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को भारत के राजाओं ने स्वीकार किया और उनको गोद लेने का अधिकार दे दिया गया, हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया, उनके साथ मित्रवत व्यवहार किया गया ताकि वो भारत में मध्यस्थ की भूमिका में रहें और वो शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करें। आप देखिए तो बहुत बड़ी आबादी जो है वो कहाँ रह रही थी, देसी रियासतों में रह रही थी, जहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा ही नहीं हुआ। तो इन्होंने बहुत बेहतरीन शॉक ऑब्जर्वर का कार्य किया कि नहीं किया, बहुत बेहतरीन शॉक ऑब्जर्वर का कार्य किया। आप कल्पना करिए उस सिचुएशन की कि 1905 का स्वदेशी आंदोलन देसी रियासतों में भी चल पड़ा, या आप कल्पना करिए कि 1920 का असहयोग आंदोलन देसी रियासतों में भी चल पड़ा। अगर देसी रियासतों में भी वो चल पड़ा होता तो बहुत खतरनाक हो जाता और 1920-25 में ही अंग्रेज़ों की स्थिति यहाँ बहुत ख़राब हो गई होती। तो देसी रियासतों को बचाए रखकर उन्होंने एक शॉक ऑब्जर्वर लगा दिया। एक समझ लीजिए कि वो गाड़ी में क्या होता है जो स्प्रिंग लगा हुआ होता है, शॉकर लगा लिया अपने प्रशासन ने कि कोई भी गड़बड़ी होगी तो ये सबसे पहले आगे आ जाएंगे। अगले मुद्दे पर चर्चा करते हैं। अगला मुद्दा है 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। महारानी विक्टोरिया ने इस घोषणा पत्र में 2-3 बातें कही। पहली बात तो ये सारी बातें कही इस संदर्भ में। दूसरी बातें ये कही कि सामाजिक क्षेत्र में हम हस्तक्षेप की नीति का पालन करेंगे और आपकी जो भी सामाजिक धार्मिक परंपराएं हैं उनका ब्रिटिश क्राउन उनका सम्मान करेगी। भारत के सभी नागरिकों को बिना रंग के भेद के, बिना जन्मस्थान के भेद के, जो भी सेवा होगी भारत सरकार की, ब्रिटिश भारत सरकार की, उनमें उनको बराबरी का अवसर दिया जाएगा, उनको भी सेवा में लाने का अवसर दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये घोषणा सिर्फ घोषणा ही थी। इसमें उन्होंने तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण रही, जो आगे के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैधानिकता बढ़ाने में उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो ये थी कि इन्होंने ये कहा कि इस घोषणा के पश्चात भारत की जनता ब्रिटिश सम्राट की प्रजा समझी जाएगी। तो ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा समझी जाएगी। तो जिस तरह की ब्रिटिश प्रजा को जिस तरह के अधिकार मिले हुए हैं, ब्रिटिश प्रजा को जिस तरह के अधिकार मिले हुए हैं, उसी तरह के अधिकार भारत की प्रजा को भी मिलने चाहिए, ऐसा भारत की प्रजा मांग करेगी और इस मांग के माध्यम से वो आंदोलन खड़े करेगी। तो आंदोलनों की वैलिडिटी बढ़ जाएगी, आंदोलनों की वैधानिकता बढ़ गई कि अगर हम आपकी प्रजा हैं तो आपको अलग अलग क्षेत्रों में अपने प्रजा के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमारी मांगें बहुत ही जायज़ हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें रहीं। सत्ता का हस्तांतरण हुआ, राजाओं के प्रति नीति में परिवर्तन आया और महारानी विक्टोरिया ने भारत की जनता को अपनी प्रजा कहा, राजाओं के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन की घोषणा की और ये भी आश्वासन दिया कि आपको किसी भी तरह से जो आपके साथ अभी तक दुर्व्यवहार होता रहा है, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया कि वो सारा दुर्व्यवहार समाप्त हो जाएगा। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह समाप्त हुआ, लेकिन कुछ हद तक उसमें परिवर्तन जरूर आया। जो ब्लैक एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इस तरह के सेंटेंस यूज किए जाते थे, उन सेंटेंसेज पे अब धीरे धीरे करके बैन लगेगा और थोड़ा सा आपको भी राइट मिलेगा। सेना के पुनर्गठन के लिए भी कदम उठाए गए। सेना का पुनर्गठन इसलिए अंग्रेजों के लिए ज़रूरी था क्योंकि वो समझ गए कि सेना बहुत वल्नरेबल है, अगर ये कभी भी विद्रोह की स्थिति में आती है तो हमारी इस सिचुएशन को बहुत बिगाड़ देगी। तो अगर
कभी ऐसा ना हो उसके लिए हमारे पास क्या रास्ता है कि हम सेना को रीऑर्गेनाइज करें और सेना पर या भारतीय जो सेना में शामिल हैं उन पर हम कम विश्वास करें और उन पर बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेज लगाएं। तो उसके लिए क्या क्या किया गया ज़रा देखिएगा। सबसे पहले पील कमीशन का गठन किया गया। पील कमीशन का गठन इसलिए किया गया कि आप बताइए कि भारत में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या रखा जाए। पील कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो 5:1 का रेशियो है, 5 कौन थे, यूरोपियंस, और 1 कौन थे, इंडियंस। ये था 5:1 का रेशियो बिफोर 1857। आफ्टर 1857 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पील कमीशन इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज 2:1, 2 और 1 के अनुपात में कर दिया गया। 5 और 1 के अनुपात को समाप्त कर दिया गया, 2 और 1 के अनुपात में उनको बना दिया गया। तोपखाना पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। इसमें किसी भी भारतीय को ना नियुक्त किए जाने का निर्देश दिया गया। पील कमीशन के द्वारा सजेशन दिया गया। अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि की जाए, ये भी किया गया ताकि भारतीय सैनिकों के साथ अनुपात बना रहे। 2:1 का अनुपात तो खैर बना ही रहा, और भी कहा गया कि इस अनुपात को समय पर बढ़ाया जाए। जातीय आधार पर रेजिमेंट का गठन किया जाए, राजपूताना रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और इस तरह के रेजिमेंट्स बनाए जाएं ताकि उनमें जो कास्ट को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि हमारी जाति को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे वो एक सैन्य कारणों में 1857 के सैन्य कारणों में एक जातीय कारण भी था कि ब्राह्मण चाहता था कि हमें शूद्र के साथ जो है हमको रेजिमेंट में न रखा जाए, या अलग अलग इस तरह की बातें थी। तो उसके आधार पर इन्होंने कहा कि जातीय आधार पर रेजिमेंटों को गठन किया जाए, उससे उनमें एकता की भी कमी आएगी। तो ये सारे काम किए गए। अगला जो परिवर्तन आया वो अंग्रेजी शासन के दृष्टिकोण में, अंग्रेजों के दृष्टिकोण में परिवर्तन कहना ठीक नहीं है, बल्कि इसको ये कहा जाए कि अंग्रेजी शासन के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। तो अंग्रेजी शासन के दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आया, 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें। पहला काम इन्होंने क्या किया, सामाजिक हस्तक्षेप की नीति का पालन किया कि जो भी आपके सोशल कस्टम्स हैं उनमें हम मिनिमम इंटरफेरेंस करेंगे, बहुत न्यूनतम हम हस्तक्षेप करेंगे। धीरे धीरे करके जैसे जैसे जनता जो है परिपक्व होती जाएगी, हमको जो भी कस्टम ऐसे लगेंगे कि जो मानवता के विरुद्ध, उनको धीरे धीरे करके उनको रिवाइज किया जाएगा, उनको धीरे धीरे करके रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन ऐसे सामाजिक परिवर्तन में हम नहीं जाएंगे जिससे क्रांति या इस तरह की सिचुएशन निर्मित हो। तो सामाजिक हस्तक्षेप की नीति का निर्माण किया गया या उनका पालन किया गया। आर्थिक क्षेत्र में सभी आर्थिक क्रियाकलापों में एक इंटरमीडिएरी ग्रुप खड़ा किया गया ताकि वो अपने इंटरेस्ट के लिए हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। ऐसा करके अंग्रेजों ने एक मध्यस्थ समूह खड़ा किया। आप चाहे देखिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जमींदारी और इस तरह की चीज़ों को पहले से ही खड़ा किया जा चुका था। व्यापार के समूह में भारत के व्यापारियों का एक समूह किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया और पढ़े लिखे लोगों को अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास किया। तो वो सारी चीज़ें अभी हम आगे डिस्कशन करते हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा, जो आगे चलकर भारत में सांप्रदायिक संघर्ष का एक कारण बना और जो अंततः भारत के विभाजन तक पहुंचा, वो ये था कि 1857 में हिंदू और मुस्लिमों ने जो एकता का प्रदर्शन किया था वो बहुत चैलेंजिंग था इनके लिए। और ये डिवाइड एंड रूल चाहते थे। ये चाहते थे कि भारत का समाज कई समूहों में बटे और अलग अलग समूह अपने अपने इंटरेस्ट के लिए हमारे हितों की रक्षा करें। और आप देखेंगे कि जितने भी दक्षिणपंथी समूह रहे, चाहे वो हिंदुओं का रहा चाहे वो मुसलमानों का रहा, दोनों ही अंग्रेजी राज्य के समर्थक रहे, दोनों ही अंग्रेजी राज्य के हितैषी रहे। तो ये इनका एक महत्वपूर्ण बात रही, महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली में परिवर्तन रहा, वो रहा डिवाइड एंड रूल। अब डिवाइड एंड रूल को इन्होंने कई लेयर्स में चलाया। अभी आगे आप जैसे जैसे हिस्ट्री को आगे बढ़ाइएगा तो आप देखिएगा कि डिवाइड एंड रूल जो है वो बहुत लेयर्स में चलाया और भारत के लगभग हर संभावित सामाजिक समूह को इन्होंने बांटने का प्रयास किया। लेकिन इस प्रयास में जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप था सोसाइटी का वो था मुसलमान और हिंदू। तो सबसे पहले इन्होंने डिवाइड एंड रूल कहाँ बॉल फेंकी, वो था हिंदू वर्सेस मुसलमान को डिवाइड करने के कार्यक्रम में किया।
तो ये इनकी नीतियों में आने वाला परिवर्तन है जो कि आफ्टर 1857 हमें दिखाई देता है। सतर्कता में वृद्धि हो गई, वो हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहने लगे कि ऐसा कुछ ना हो। और आगे जब आप 1885 के इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की बातों के पीछे के लॉजिक पे जाएंगे तो आप देखिएगा कि उसी सतर्कता में वृद्धि का ही परिणाम रहा कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आए ताकि इस तरह की क्रांतियों से हम दोबारा मुक्त हो सकें। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र और भारतीयों को मौका दिए जाने से ही उत्साहित होकर वो इल्बर्ट बिल आया, फिर इल्बर्ट बिल का विरोध हुआ। आगे वो सब बातें आप पढ़ेंगे जब इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। तो पाश्चात्य सभ्यता में वृद्धि करने का प्रयास किया इन्होंने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो हैं वो अंग्रेजी इंटरेस्ट के साथ अपने आप को जोड़ सकें। उनके फूडिंग बिहेवियर, उनके बियरिंग बिहेवियर, उनका थॉट प्रोसेस, उनके कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन, उनकी कस्टम, सब में इस तरह से चेंज किया जाए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ब्रिटिश इंटरेस्ट के साथ एसोसिएट कर पाएँ और वो अपने आप को बचाए रखने के लिए ब्रिटिश हुकूमत की स्थिति को मानते रहें। तो ऐसा इन्होंने किया। भारतीय लोग अमेरिका जैसी क्रांति ना कर पाएँ और यहाँ ऐसा ना हो जाए कि इसी क्रांति से प्रभावित होकर लोग धीरे धीरे करके अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करके और कभी बड़ी क्रांति कर दें। तो उससे बचने के लिए इन्होंने शस्त्रास्त्र पर प्रतिबंध लगाया। उसके लिए तरह तरह के कानून बना दिए कि कोई भी भारतीय शस्त्र नहीं रख सकता है। बाद में इसके लिए भी आंदोलन में मांग की जाएगी। तो इतनी सारी परिवर्तन 1857 के विद्रोह के पश्चात किए गए जिन्हें आप 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। अब बात आती है कि भारतीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बाद। तो अगर आप लास्ट में ये देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा तो आप दो तीन बातें समझ सकते हैं। पहला प्रभाव क्या पड़ा कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। हो सकता है कि आप ये कहें कि राष्ट्रवाद इसके बाद तो तुरंत विकसित नहीं हो पाया, लेकिन आप ये जरूर मानिएगा कि राष्ट्रवाद की भावना के विकास में 1857 में जो 1857 की क्रांति करने वाले लोग थे उनके द्वारा जो वीरता का प्रदर्शन किया गया था वो राष्ट्रवादी भाषणों का मुख्य विषय वस्तु बनता था। तो उससे लोगों में एक वीरता का भाव आता था। आत्मगौरव का विकास हुआ कि अंग्रेजों को हमने भगा दिया, भगा नहीं पाए पर कुछ समय के लिए भगाया, तो आत्मगौरव का भाव आया, उसने भी राष्ट्रीयता को मजबूत किया। अंग्रेजों की अपराजेयता का भ्रम टूटा, अंग्रेजों की अपराजेयता का भ्रम टूटा कि अंग्रेज अपराजेय हैं और हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भ्रम भी टूटा, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में एकता का भाव आया। हम ये समझ पाए कि अगर हम एकता में नहीं रहेंगे तो हमको क्या क्या नुकसान होगा। हमने अपनी गलतियों से सीखा और आगे के आंदोलनों में उन कमियों को समाप्त करने का प्रयास किया जिन कमियों के कारण हमारा 1857 का विद्रोह असफल हुआ था। तो ये हम परिणाम के तौर पे देख सकते हैं। वीडियो को हमें छोटा रखना है, हम चाहते नहीं कि वो बहुत बड़ा हो। 1 घंटे, अधिकतम 1 घंटे से जितना कम हो सके उतने में रहे, ऐसा हमने प्रयास किया है। ऐसा आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको छोटा करने का प्रयास किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये सारे कारण आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको 500 वर्ड का भी आंसर लिखना हो इस पर तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को एलेबोरेट करके। पीटी में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो यही सारा आएगा, आप उसको कर ले जाओगे। और अगले टॉपिक में कल जो है वीडियो जो आएगा, कल या परसों जो वीडियो आएगा, उसमें हम विद्रोह की असफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। आप लोग किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब क्या किस टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे बात चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें, है ना। तो आगे हम मिलेंगे और विद्रोह के असफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।